हाँ मतलब घर में काम करो। और मेरे दोनों भाई जो उस समय कमा रहे थे, एक बड़ा इंजीनियर, उससे छोटे प्रोफेसर जो वाइस चांसलर हुए बाद में, उनको बुला कर उन्होंने कहा कि अगर इसको 1 रुपया भी किसी ने दे दिया तो मेरे से संबंध समाप्त है। मेरे पिता बड़े अनुशासन वाले हैं, मतलब उनसे सबको डर, हमको तो आज भी डर लगता है। हम तो मतलब आज भी सारे भाई उनसे भयभीत रहते हैं कि पिताजी ने जो बोल दिया वो फाइनल है, पत्थर की लकीर है। तो उन बेचारों ने भी हाथ खड़े कर लिए। तो मैंने बीए का पहला फॉर्म जो है वो खुद लेखन कर्म करके उससे जो पैसे कमाए मैंने 123 रुपये, उसमें से 121 रुपये का मैंने बीए का फॉर्म भरा। और दिसंबर में फॉर्म भरा, मेरे को 4 महीने की विंडो मिली, आधा दिसंबर मिला, जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम शुरू हो गए। तो जब रिजल्ट आया बीए फर्स्ट ईयर का, तो मेरठ विश्वविद्यालय उस समय होता था, सीसीएस नहीं था, मेरठ विश्वविद्यालय में मैंने रेगुलर और प्राइवेट दोनों को मिला के टॉप किया 4 महीने में। तब मेरे पिताजी को पहली बार लगा कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन वो अब पिताजी थे तो उनके अंदर वो वाला थोड़ा सा अहंकार का तत्व था, तो उन्होंने माना नहीं, स्वीकार नहीं किया इस बात को। लेकिन उनको लग गया कि ये कुछ गड़बड़ हमसे शायद हो रही थी। मेरे पास थे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री, और मैंने तीनों में अलग अलग इंडिविजुअल भी बाद में तो यूनिवर्सिटी टॉप की, फिर गोल्ड मेडल लिया ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, और उसी साल नेट किया। और माँ इस बीच क्या बोलती थी? भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में ये बच्चियां बैठी हैं, मैं इनसे अक्सर कहता हूँ कि देखो, अगर स्वतंत्र होना बेटा ना, अगर इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी बनानी है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके पास होनी चाहिए, आपके पास पैसा कमाना होना चाहिए। क्योंकि यहीं आके बच्चा टूटता है, यहीं आके आदमी टूटता है कि मैं खिला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ घर। जिस समय होता है ना कि हम भी चला रहे हैं, उस समय उसकी आवाज़ भी नीची होती है और उसका प्रेम भी ज़्यादा होता है कि किस्त दोनों दे देंगे। तो और भारतीय पुरुष जो है वो होम मेकर्स को कुछ समझता नहीं है, अभी भी बहुत सारे भारतीय पुरुष नहीं समझते। भारतीय पुरुष क्या होता है, वो सुबह उठता है, तैयार होता है वो ऑफिस जाने के लिए, उस समय नहा धो के वो महिला बेचारी गीले से बाल बांध के, लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, परोसती वरोसती एक बहुत खूबसूरत सी एक महिला लग रही होती है, और घर साफ साफ सा होता है। शाम को आता है, तब तक वो सारे काम करके, बच्चे को नहला के, कुत्ते को खिला के, बच्चे का होमवर्क करा के, उसकी टाई बदल के, उसकी पॉटी साफ करके, तुम्हारी माँ को देख के, तुम्हारे बाप को देख के, तुम्हारा खाना रात का देख के, पूरा झाड़ू पोछा करवा के या करके वो फिर तैयार होकर बैठी होती है कि अब पति आएंगे। तो उसको लगता है जैसा सुबह गया था ऐसी है, इसने क्या करा, मैं तो ऑफिस गया। उसको पता ही नहीं है कि भाई तू तो एक डेस्क देख रहा था, ये तो 25 डेस्क घर में देख रही थी बेचारी, काम ही काम करे जा रही थी ये तो उसका जो अहंकार है वो बड़ा प्रबल रहता है। तो माँ बेचारी क्या कहती, क्योंकि ब्रेड अर्नर तो पिताजी थे, तो वो कन्विंस कर रहे हैं वो आपको कन्विंस होना पड़ेगा। जैसे मेरे मामले में मैं कन्विंस नहीं हो सकता, मतलब पर आपने माँ को नहीं बोलने की, समझाने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हो? मेरी जो पहली किताब आई थी पगली लड़की, उसके समर्पण में मैंने 3 डेडिकेशंस दिए थे, उससे आप समझेंगे। मैंने उसमें लिखा था, पिता को जिन्होंने मुझे समझना नहीं चाहा, माँ को जो मुझे समझ नहीं सकी, और उसको जिसने मुझे समझ कर भी अनसमझा कर दिया। तो ये 3 लोग लाइफ में थे उस वक्त। वो कौन थी? हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर कभी। कितने निकालते थे? मेरा पहला पेमेंट 100 रुपए का है। 2 सितंबर 1988 को मैंने पहली बार कविता पढ़ी हापुड़ में, जैन समाज के कवि सम्मेलन में। एक डीके जैन साहब होते थे वहां के संयोजक। अच्छा। और मैं इनवाइटेड नहीं था, मैं वहां गया हुआ था ऐसे ही कवि सम्मेलन सुनने। नहीं, मैं किसी काम से गया हुआ था, पढ़ता था, एसएसवी कॉलेज में पढ़ता था हापुड़ में। तो मेरे एक सीनियर थे राजीव अग्रवाल, अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, हापुड़ में रहते हैं वो। तो राजीव अग्रवाल उनके निकट थे। तो कवि लोग आए हुए हैं, इस चक्कर में मैं मिलने चला गया। गोपाल दास नीरज आए हुए हैं, बाल कवि बैरागी आए हुए हैं, अशोक चक्रधर जी भी थे उसमें, मुझे याद है। उसमें 9 के 9 स्टार पोइट्स थे, डॉक्टर कुंवर बेचैन भी थे। तो हम मिलने चले गए, कविता का तो शौक था ही। तो अब ये बात हो गई कि पहला कवि कौन पढ़वाएं, क्योंकि सभी स्टार हैं। आप तो कवियों की ईगो टैकल करते हैं तो आपको पता ही है। तो ये तो बेचारे बच्चे हैं भी, नए हमारे बच्चे हैं, ऐसा बहुत प्रतिभावान, तब तो वो सचमुच के बड़े कवि थे। तो किसको पढ़वाएं, तो शहर के 2 कवियों को उसी दिन इनविटेशन भेजा, स्थानीय कवियों को। लेकिन वो स्थानीय कवि भी इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने कहा, जब अभी तक नहीं बुलाया तो आज क्यों बुला रहे हो, हम तो नहीं जाएंगे। तो अब कौन शुरू करे? तो राजीव जी बोले कि अंकल जी, ये भी कविता पढ़ता है मेरा दोस्त, ये भी गीत लिखता है। और मैंने उसको मना किया कि नहीं मैं नहीं लिखता हूँ। वो बोले नहीं तो तुम शाम को कविता पढ़ना। तो गांधी आश्रम का एक कुर्ता गाढ़े का और एक जीन्स और रबड़ की चप्पल बाटा की, ये वेशभूषा थी। और पहुंच गए मंच पे। और मुझे आज भी याद है कि बैरागी जी ने संचालन शुरू किया तो बैरागी जी मेरा नाम ठीक से नहीं ले पा रहे थे।
उन्हें लगा कुमार विश्वास नहीं होगा, विश्वास कुमार होगा। उन्होंने कहा विश्वास कुमार हमारे बीच हैं, जो बीए के विद्यार्थी हैं और गीत लिखते हैं, आइए उनका गीत सुनते हैं। अब वो गीत लड़कों टाइप गीत था, जो बिल्कुल किशोरों का गीत होता है ना, बिल्कुल नए बच्चों का, तो वो सुनने वाले भी नए बच्चे थे। याद है आपको? उसकी 2-3 लाइनें याद है। वो यूँ था कि मुझसे सुनो खूब गजलें मधुर गीत, मुझसे मेरा मात्र परिचय न पूछो, कि तपती दोपहरी में छत पर अकेली जो तुझको बुलाता था वो गीत हूँ मैं, तुम्हारे ही पीछे जो कॉलेज से घर तक जो हर रोज जाता था वो गीत हूँ मैं, वो गीत। तो वो तालियां बज गई बहुत जोर से, लोग लगा रहे वाह वाह अच्छा है। मेरा किसी ने कहा एक और सुना। उन्हें तो टाइम बिताना था कि जब तक मूंगफली वाला बैठ जाए, चाय वाला खोमचा लगा ले, मुख्य अतिथि आ जाए, तब तक हम ना पढ़ें। तो मैंने पढ़ दिया। तब 2 दौर के कार्यक्रम होते थे। पहला दौर निपटा, हम लोग पीछे बैठे, तो कुछ लोग आ गए। उनमें बड़ौत के एक आयोजक आए। उन्होंने आके हमसे पूछा कि अरे बेटा आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आप 17 को खाली हो? हम तो अच्छा, वहीं पे ही? हाँ, हम तो 17 तक खाली थे, हम पे क्या काम था। तो मैंने कहा हाँ अंकल जी। तो बोले 17 को बड़ौत आ जाना, कवि सम्मेलन है हमारा, लाला की धर्मशाला में रुकना है। और कैसे आओगे? ये गुरुजी आएंगे तुम्हारे। चाचा जी, मैं चाचा जी बोल रहा था कुंवर बेचन जी को, इनके साथ आ जाना। चाचा जी ने कहा हाँ हाँ भाई साहब का लड़का है, मैं साथ लेके आऊँगा। कितने पैसे? अब मुझको पता ही नहीं था पैसे भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अच्छे से दे देंगे, आप चिंता मत करो, अच्छा सम्मान करेंगे आपका। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उन्होंने मुझे लिफाफा दिया। तो मैंने उनसे कहा अंकल जी ये क्या है? तो बोले बेटा ये तुम्हारा किराया है। तो मैंने लिफाफा खोला तो उसमें 100 रुपये थे और 1 रुपया भी था। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल जी मेरा तो किराया 2 रुपये लगेगा जाने का। हापुड़ से पिलखवे की SJS बस चलती थी, सरदार जस्सा सिंह की। मैं तो आज भी ये भी याद है मुझे। तो मैंने कहा उसमें तो 2 रुपये किराया लगता है। बोले नहीं नहीं बेटा ये तुम्हारा इनाम है, रख लो। अब कविता छपती थी या लेख छपता था तो 30 रुपये आते थे युग वार्ता से। पराग में कहानी छपती थी तो कन्हैयालाल नंदन जी के यहाँ 60 रुपये आते थे, वो भी 3 महीने में आते थे। ये कितना अच्छा है कि 100 रुपये सीधे मिल गए। तो वहां लगभग 10-12 संयोजक सुनने आए थे, खेखड़ा के, सरदने के, बड़ौत के, मुजफ्फरनगर के, खतौली के, सबने मुझे बुक किया यार ये अच्छा कवि है और सस्ता कवि है। तो किशोर जी सितंबर में 2 सितंबर से जब मैं शुरू हुआ 1 अक्टूबर तक मेरे पास 1700 रुपीज 1700 रुपए थे जेब में, पहले ही महीने में? पहले महीने में। और ये वो 1700 रुपए ज्यादा है या आज के 1700 न जाने क्या बोलूं, लाख बोलूं, करोड़ बोलूं? नहीं अब तो करोड़ों में भी हुआ पेमेंट, लेकिन क्या है कि वो फिर एक समय के बाद पैसा मिलना न मिलना वो ज्यादा नहीं रह गया। मेरे ऑफिस को ये बहुत शिकायत है कि जिन प्रोग्रामों में बिना पेमेंट गया उनमें मैंने सबसे अच्छा सुनाया। अजीब सी बात है, पढ़ा बहुत मतलब, लेकिन पैसे को लेके कोई खुशी नहीं हुई। तो तब भी पैसे को लेके खुशी नहीं थी, तब तो ये बेचारगी थी कि किस तरह इतना पैसा मिल जाए कि मैं अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकूं। तो उस ज़माने में 800 1350 का स्केल हुआ करता था प्रोफेसर का, और उसको इतने ही पैसे मिलते थे 2-1 हज़ार रुपये, जितने मुझे 1 महीने में 1700 मिल गए थे। तो मैंने कहा ये पढ़ाई करने के लिए अच्छा है। तो शुरू में कवि सम्मेलन व्यावसायिक तौर पे नहीं किए मैंने, केवल इसलिए किया कि मेरी ज़िंदगी चल जाए, मैं कपड़े ठीक से पहन लूँ, मैं किताब अच्छे से खरीद लूँ, मैं ठीक से घूम फिर लूँ, इसके लिए। ये आपने पहली कविता जो सुनाई, उसके बाद जो बाकी भी कविताएं जो शुरुआत की जो हम देखते हैं पढ़ते हैं, उसमें उसी का जिक्र है क्या जो मैंने पूछा था कि वो कौन थी? तो क्या था कि पहली साल तो कविता ऐसी ही चलती रही कि जो कविता आप लिख रहे हो, लेकिन उसके बाद बीए की दूसरी साल में प्रेम हो गया। मतलब जो जनरली हो जाता है, आप नहीं करते हैं, हो जाता है, कोई चेहरा आता है। तो अंग्रेजी में एक शब्द है कैटलिस्ट, हिंदी में जैसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो उससे पहले कविताएं जो थी वो शब्दों का समुच्चय थी, उनके अंदर जो इमोशन था वो पढ़ा हुआ इमोशन था कि आप ठंडा लोहा पढ़ रहे थे, 7 गीत वर्ष पढ़ रहे थे, आप उर्वशी पढ़ रहे थे, आप शिव बटालवी पढ़ रहे थे, आप जॉन कीट्स पढ़ रहे थे, है ना, आप शैले पढ़ रहे थे। सो उनका मिश्रण था। लेकिन अब जब सीधी एक स्पंदन वाला एक हृदय आ गया,
अब अदाएं आ गई, अब आपको देख के मुंह फेरना आ गया, अब नाराज होना, गुस्सा होना, खत किताबत शुरू हो गई, तो डेफिनेटली आपका निजी अनुभव उसमें आने लगा। और जब निजी अनुभव आने लगा तो फिर वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे, गीत स्पंदित होने लगे और उनमें प्राण शक्ति आ गई। अभी तक वो बहुत ही खूबसूरत मैनिक्विन थे, अब वो मनुष्य में परिवर्तित हो गए, उनका मानवीकरण हो गया, इसलिए जनता ने उन्हें ज़्यादा स्वीकार किया। वो आपको मिलती हैं अब भी? देखिए, मेरा कहना यह है कि मुझे बहुत सारे बच्चे फेसबुक पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, मिल जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने प्रेम किया, मेरा प्रेम सफल नहीं हुआ। तो मैं उनसे कहता हूँ, बेटा ये दो विरोधाभासी वाक्य बोले तुमने, प्रेम किया और सफल नहीं हुआ। प्रेम किया यही सफलता है, जीवन में प्रेम घटित हुआ इससे बड़ी क्या सफलता है? कहाँ आपको कि सफल वफल क्या होता है प्रेम? भाई मैंने बादल देखे बहुत घिरते हुए, बहुत शानदार, पर बादल सफल नहीं हुए, ये क्या बकवास बात हुई? मैंने फूल खिलता हुआ देखा इतने अच्छे रंग वाला, पर फूल सफल नहीं हुआ, इसमें क्या बकवास बात हुई? मैं एक संत के चरणों में बैठा, मैंने उसके संत के चेहरे पे ऐसी करुणा देखी कि मेरा अंतरतम भीग गया, पर सफल नहीं हुआ। मैं इबादत के लिए झुका, मैं ईश्वर के चरणों में झुका, पर मेरी प्रार्थना सफल नहीं हुई, ये क्या हुआ? ये तो व्यापार हो गया, मैंने ये दिया ये नहीं मिला। आपने प्रेम किया, आपके जीवन में प्रेम घटित हुआ। दरअसल प्रेम अमृत है और अमृत देवताओं के कंठ में अच्छा लगता है, इसलिए ईश्वर प्रेम को उसी कंठ में उतारता है, उसी हृदय में उतारता है जिसके अंदर देवत्व हो, जिसके अंदर मनुष्यता का प्रकर्ष हो, उसी को प्रदान करता है। छोटे मोटे आदमी को प्रेम मिलता नहीं है। कई लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्रिएटिव लोग जो हैं, कई कहते हैं कि जब वो कुछ लिख देते हैं या कुछ बना देते हैं तो उनको खुद पे यकीन नहीं होता कि ये हमने कैसे कर दिया। आप ईश्वरीय कृपा की बात कर रहे हैं, क्या आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि ये मैं नहीं कर, ये कौन करवा रहा मुझसे? ये तो अगर आप सचमुच अच्छे अंदर से आ रहा है आपके, तो आपको लगातार लगेगा कि आप नहीं है। मैं अपने वीडियो देख के कई बार सोचता हूँ कि ये बात मुझे कैसे पता चली, तो मुझे पढ़ी भी नहीं थी, जानी भी नहीं थी। दूसरा क्या है, आप प्रस्तुति में भी एक जगह पर ऐसे आते हैं जब आप नहीं होते, कोई और प्रस्तुत हो रहा होता है। तो 2006 में मैं भोपाल में परफॉर्म कर रहा था, वर्ष प्रतिपदा का कवि सम्मेलन था, और वहाँ के एक नेता हैं जो विधायक हो गए, तब तो विधायक नहीं थे, स्पीकर भी रहे, वो प्रोटेम स्पीकर भी रहे, रामेश्वर शर्मा जी। तो उनका कार्यक्रम था, आपके यहाँ अक्सर खबरों में रहते हैं वो, तो उनका कार्यक्रम था। मंच पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी बैठे हुए थे और एक बड़े लोकप्रिय नेता थे, बड़े सरल अच्छे आदमी बाबूलाल गौर जी, वो भी बैठे हुए थे, और शिवराज जी की धर्मपत्नी आदरणीय साधना जी भी बैठी हुई थी, वो भी कार्यक्रम सुनने आई थी, और करीब 1 लाख की भीड़ थी। और ये वो दिन थे मेरे जब मैं कुछ भी बोलता था। अब तो मैं बहुत नियंत्रण करता हूँ, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, कुछ भी बोलता था और जनता कहती थी ये आदमी है जो कुछ भी कह देता है किसी के सामने। तो मैंने खुद को 15-20 मिनट बाद मैंने खुद को नीचे खड़े हुए देखा। ये जो जिमी जिप आपकी है, ऐसी जिमी जिप लगी हुई थी। तो जिमी जिप का इलाका खाली रखा जाता है, नीचे जनता बैठी हुई थी, पीछे जनता बैठी हुई थी, 1 लाख आदमी था। वो जिमी जिप के इलाके में एक जिमी जिप चलाने वाला था और एक छोटा लड़का था जो उसका सहायक था। मैंने उस सहायक के आगे खुद को खड़े होकर खुद को परफॉर्म करते हुए देखा। एक साइलेंस थी, बस हंसते हुए चेहरे थे, लोगों की तालियां थी, हल्ला था जो मुझे सुनाई दे रहा था, प्रतिक्रियाओं से दिख रहा था। और ये मुझे इसलिए सही याद है कि किसी बात पर ठहाका लगा के शिवराज जी जो है वो बाबूलाल गौर साहब की तरफ झुके, बहुत जोर से झुके, और वो भी हंसे। तो ये तो मुझे पता नहीं था, ये तो बाद में वीडियो में देखा मैंने, कहा ऐसा ही हुआ था। तो शुरू में तो मुझे लगा कि दिमाग में कुछ खलल आ गया है, तो मैं फिर इसके लिए एम्स गया, मैंने अपना मस्तिष्क चेक कराया, वो मशीन में जाके अंदर टक 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 खूब सारा काम किया। फिर मैं ऋषिकेश एक दिन ध्यान के लिए गया था, वहाँ एक संत मिले घूमते हुए। मतलब यहाँ पे मैं शायद लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप मंच पर थे, आप कविता पढ़ रहे थे और आपने अपने आप को कविता पढ़ते हुए मंच पर देखा, नीचे खड़े होके, और नीचे जो घट रहा था वो आपने महसूस किया, सुना, समझा, देखा। यही देखा। उसके बाद जब रामेश्वर जी मेरे को माला पहनाने आए किसी एक कमेंट पे, बहुत ज़्यादा तालियां बजी। जैसे उन्होंने मुझे माला पहनाई, छुआ, तब मैं तुरंत खुद में था।